आज हम पढ़ाएंगे राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति को समझने से पूर्व ये समझना आवश्यक है कि संस्कृति किसको कहते हैं। संस्कृति मनुष्य द्वारा अर्जित सभी गुणों का निचोड़ है। मोटे तौर पर संस्कृति से मतलब है हमारे रहने, सोचने का ढंग, दैनिक कार्यकला, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, सुख का उपभोग करने की हमारी प्रकृति। इन सब चीजों से मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि राजनीतिक संस्कृति किसको कहेंगे। तो रीति रिवाजों, आदतों, परंपराओं, दृष्टिकोणों और अवधारणाओं से मिलकर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। इन सब चीजों को राजनीतिक व्यवस्था में एक व्यक्ति अपने सामान्य अनुभव से सीखता है। राजनीतिक संस्कृति के नामकरण को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। आमंड इसको कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहते हैं, वियर इसे पर्यावरण कहते हैं, स्पिरो इसे राजनीतिक शैली का नाम देते हैं। वैसे राजनीतिक संस्कृति शब्द सबसे ज्यादा उत्तम है, सुइटेबल है, और इसका सबसे पहले इस्तेमाल आमंड और पावेल के द्वारा विकासशील देशों के प्रसंग में किया गया था। इसकी परिभाषा देते हुए रोज कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति की धारणा ऐसे मूल्यों, विश्वासों और मनोवेगों का सुविधाजनक तथा संक्षिप्त तरीका है जो राजनीतिक जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। बॉल कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिसका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में न केवल राजनीति के प्रति दृष्टिकोण, राजनीतिक मूल्य, विचारधाराएं, राष्ट्रीय चरित्र और सांस्कृतिक प्रवृत्ति ही शामिल है, बल्कि इसमें राजनीति की शैली, पद्धति और रूप भी शामिल है। तो संस्कृति एक व्यापक शब्द है और इसी का एक भाग है राजनीतिक संस्कृति। यदि एक समाज का शासक वर्ग नैतिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं करेगा तो सत्ता में बना रहेगा, अन्यथा उसको जन विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। तो ये शासक वर्ग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व या आधार, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनसे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। इसमें हम सबसे पहले ले सकते हैं ऐतिहासिक विकास को। किसी भी देश की प्राचीन राजनीतिक संस्कृति वर्तमान राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। पुरानी पीढ़ी अपना राजनीतिक ज्ञान नई पीढ़ी को देती है। जैसे ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति नए और पुराने मूल्यों का मिश्रण है। ब्रिटिश लोग परंपरा प्रेमी होते हैं और इसलिए वहां राजतंत्र के साथ साथ प्रजातंत्र भी बना हुआ है। राजवंश है, उसके प्रति जो ब्रिटिश जनता है वो बहुत ही आस्थावान है, निष्ठावान है। फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति का जन्म कैसे हुआ है? रिवॉल्यूशन से हुआ है, क्रांति का परिणाम, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा दिया गया।
रूस और चीन की राजनीतिक संस्कृति समाजवादी क्रांति का परिणाम है। इसी तरह अफ्रीका और एशिया की राजनीतिक संस्कृति यूरोपीय उपनिवेशवादी प्रभुत्व का परिणाम है। भौगोलिक स्थिति राजनीतिक संस्कृति को बनाने में भौगोलिक स्थिति और जलवायु का भी हाथ होता है। जैसे अमेरिका की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है, विशाल सीमाएं हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा नंबर है, जलवायु शीतोष्ण है, यूरोपीय महाद्वीप से अलग है, इसलिए यहाँ रंग भेद के बाद भी स्वतंत्रता और समानता बनी हुई है। भारत भौगोलिक स्थिति इसकी ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं राष्ट्र की पहली रही हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है, प्राकृतिक संसाधन भरपूर है, इसलिए यहाँ बहुजातीय भाषा और धर्म के लोग निवास करते हैं और एक साथ रहते हैं। अफ्रीकी देश यहाँ बहुत गर्म जलवायु है, आकार में छोटे छोटे हैं, इसलिए यहाँ सत्ता के लिए झगड़े होते रहते हैं। सत्ता में बदलाव बंदूक की नोक पर होता है। सामाजिक तथा आर्थिक संरचना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ समाज अपने यहाँ उच्च राजनीतिक संस्कृति को जन्म देते हैं, जिससे प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था सफलतापूर्वक चलती है। इंग्लैंड और अमेरिका विकसित देश हैं, सामाजिक समरसता है, इसलिए यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली फल फूल रही है। एशिया और अफ्रीका में सामाजिक जीवन में समरसता नहीं है, जाति, वंश, वर्ण, धर्म के आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा है। आर्थिक जीवन में गरीबी है, बेरोजगारी है, भीषण आर्थिक असमानता है, इसलिए यहाँ लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति पनप नहीं सकती। अफ्रीका के देशों के बारे में घाना के राष्ट्रपति नक्रुमा ने एक बार कहा था कि इससे बड़ी त्रासदीपूर्ण स्थिति क्या होगी कि अफ्रीकी राष्ट्र स्वाधीन होने के उपरांत भी स्वाधीनता के लिए छटपटा रहे हैं। समाज की सामान्य संस्कृति का आधार सामान्य संस्कृति का एक अंग है राजनीतिक संस्कृति, यानी सामान्य संस्कृति एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। राजनीतिक संस्कृति तभी ठीक तरीके से काम कर सकती है जब वो सामान्य संस्कृति के अनुकूल हो। विकासशील देश राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक बनने के चक्कर में यहाँ के जो शासक थे, सत्ताधारी थे, इन्होंने सामान्य संस्कृति के बजाय आधुनिक राजनीतिक संस्कृति जनता के ऊपर थोप दी। यानी वहां के समाज में जो प्रचलन में कल्चर रही, जो नियम, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं रही, उनकी अनदेखी कर दी और आधुनिकता के चक्कर में दूसरे देश की जो संस्कृति थी वो जबरन जनता के ऊपर थोप दी। जनता ने उसका समर्थन नहीं किया। धार्मिक विश्वास धर्म भी राजनीतिक संस्कृति का आधार है। जैसे हम मध्य पूर्व के देशों में देखें तो कट्टरवादी धार्मिक विश्वास के कारण जो लोकतंत्र है उसकी जड़ें आज भी इन देशों में अपनी जड़ें जमा नहीं पाई हैं। विचारधाराओं के आधार ये भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। एक देश अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए और दूसरे देश की नीतियों को गलत ठहराने के लिए विचारधारा का सहारा लेता है। अतीत में नाजीवाद, फासीवाद ने राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया। बाद में साम्यवाद और समाजवाद ने, गुटनिरपेक्षता की विचारधारा ने भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया। और इसी तरह से वर्तमान में भूमंडलीकरण की विचारधारा राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित कर रही है। अन्य तत्वों में हम जैसे साक्षरता को ले सकते हैं। यदि साक्षरता दर किसी देश में उच्च है तो लोकतंत्र वहां सफल हो रहेगा। नस्ल, प्रगतिशील नस्ल या कौम जहां होगी वहां लोकतंत्र सफल रहेगा। यदि जो कौमें रूढ़िवादी हैं, है ना, तो वहां पर लोकतंत्र आसानी से पनप नहीं सकता। चिन्ह जैसे राष्ट्रीय ध्वज है,
राष्ट्रगान है, ये भी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति कैसी होती है या उसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है? तो पहला लक्षण यह है कि राजनीतिक संस्कृति में अमूर्त स्वरूप प्रभावी होते हैं। यानी राजनीतिक संस्कृति में जन समाज के मूल्यों और विश्वासों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन ये अमूर्त होते हैं, इनकी कोई आकार नहीं है, इनकी कोई ऐसी इनको मतलब प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देखा जा सकता है। यदि जनता एक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति असंतुष्ट है और रो करती है तो उसकी इस मानसिक स्थिति को देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह स्थिति राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। दूसरा, राजनीतिक संस्कृति गतिशील है। तो व्यक्ति और समाज के जीवन मूल्य, परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हम देखते हैं कि बदलते रहते हैं और इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति भी बदलती है। जैसे जहां राजनीतिक अस्थिरता है वहां राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव जल्दी जल्दी होगा, और जहां पर पॉलिटिकली हम देखें कि स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता है, वहां राजनीतिक संस्कृति में बदलाव धीमा होगा। नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति को नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण की जरूरत होती है। इन मूल्यों की स्थापना में कभी धार्मिक स्वरूप योगदान देता है और कभी व्यवस्था का स्वरूप, समन्वयकारी स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति के जीवन में अनेक नए जीवन मूल्य आते रहते हैं। नए और पुराने जीवन मूल्यों में संघर्ष भी होता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता समन्वय करने की होती है। जैसे भारत की संस्कृति उदार है, समन्वयकारी है, बाहर से आने वाली सभी संस्कृतियों, भाषाओं, कलाओं को इसने अपने में समाहित किया और ये फली फूली। इसी तरह से ब्रिटेन की संस्कृति बड़े बड़े बदलावों को आसानी से स्वीकार कर लेती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी विवेचना की है। तो जैसे लुसियन पाई ने सत्ता और शक्ति के आधार पर इसके दो प्रकार बताए हैं, अभिजनात्मक संस्कृति और दूसरी है जन संस्कृति। अभिजनात्मक संस्कृति जो विशिष्ट लोग हैं समाज के, उनकी जो कल्चर होती है उसे हम अभिजनात्मक संस्कृति के नाम से जानते हैं, यानी जो इलीट क्लास है सोसाइटी का। जन संस्कृति यानी आम लोगों की संस्कृति। ग्रेबियल आमंड और सिडनी बर्मा ने राजनीतिक संस्कृति 3 प्रकार की बताई है। जैसे संकुचित राजनीतिक संस्कृति, ये कहते हैं इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को अपने गांव या कबीले की तो खबर रहती है, पर अपने देश की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और घटनाओं की उसे कोई खबर नहीं रहती। अधीन संस्कृति, एक व्यक्ति को जब अपनी राजनीतिक व्यवस्था की नीतियों, निर्णयों और नियमों की जानकारी तो होती है, लेकिन वो राजनीति में सक्रिय नहीं होता, तो वहां पर अधीन संस्कृति पाई जाती है। सहभागी राजनीतिक संस्कृति, जिसमें एक व्यक्ति को न केवल अपनी राजनीतिक व्यवस्था की नीतियों, निर्णयों और नियमों की पूरी जानकारी होती है, बल्कि राजनीति में सक्रिय तौर पर उसके द्वारा हिस्सा भी लिया जाता है, तो वहां हम कहेंगे कि सहभागी राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। सैनिक सत्ता की भूमिका के आधार पर विभाजन। तो प्रोफेसर एसी फाइनर ने इसके 4 प्रकार बताए हैं। पहला, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति ऐसे देशों में पाई जाती है जहां राजनीतिक व्यवस्था स्थिर होती है, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, दुनिया के पुराने लोकतंत्र हैं। विकसित राजनीतिक संस्कृति,
विकसित राजनीतिक संस्कृति उन देशों में पाई जाती है जहां राजनीतिक व्यवस्था स्थिर तो है, पर जनता उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठावान नहीं है। उसको शिकायतें हैं बहुत सारी, तो वो बदलाव चाहती है। जैसे भारत का हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं। निम्न स्तरीय राजनीतिक संस्कृति ये उन देशों में पाई जाती है जहां के नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जहां का शासक वर्ग जनता की भावनाओं का आदर नहीं करता और जबरन सैन्य तानाशाही को स्थापित कर लेता है। जैसे म्यांमार में जुंटा का शासन रहा, पाकिस्तान में जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन रहा। तो ये ऐसे देश हैं जहां पर निम्न स्तरीय राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। न्यूनतम स्तरीय राजनीतिक संस्कृति ये उन देशों में पाई जाती है जहां राजनीतिक व्यवस्था का कोई तयशुदा रूप नहीं है, न स्थिरता है और न ही जनता जागरूक है। जैसे इसमें हम अफ्रीकी देशों को ले सकते हैं। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताए हैं। एंग्लो अमेरिकन राज्य व्यवस्था, तो इस व्यवस्था में बहुमूल्यों वाली राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोक कल्याण, सुरक्षा। तो इसमें संस्कृति इस सीमा तक सामंजस्यकारी होती है, यानी इतनी तालमेल बिठाने वाली होती है कि इससे राजनीतिक उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के साधनों के बारे में आम सहमति पाई जाती है। जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, इनको हम इसमें रख सकते हैं। महाद्वीपीय यूरोपीय राज्य व्यवस्था, इस व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति में एकता नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों का जो सांस्कृतिक विकास हुआ है वो अलग अलग समय पर हुआ है। इसलिए इनको राजनीतिक संस्कृति कहने के बजाय उप संस्कृति कहना ज्यादा ठीक होगा, जिसके कारण इन देशों में समय समय पर संघर्ष और हिंसा की स्थिति देखने में आती है। जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। गैर पाश्चात्य पूर्व औद्योगिक राज्य व्यवस्था, इस व्यवस्था में प्राचीनता और आधुनिकता के बीच संघर्ष की स्थिति में जी रहे देश आते हैं, यानी थोड़ा संक्रमणकालीन स्थिति में जी रहे देश आते हैं जो कभी किसी विदेशी सत्ता के गुलाम रहे हैं। इन देशों में मिलीजुली संस्कृति पाई जाती है। इसमें हम भारत को रख सकते हैं और अफ्रीका को रख सकते हैं। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक प्रणाली, इस व्यवस्था में एक दल ही प्रधान होता है और उसी का संचार साधनों पर एक अधिकार होता है, यानी मीडिया पर उसी का कंट्रोल होता है। लोगों की निजी आजादी को छीन लेता है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाता है। इसमें हम रूस और चीन के साम्यवादी दलों को रख सकते हैं। एंजल्स ने, जो मार्क्स के दोस्त थे, उन्हें लोकतंत्र के बारे में कहा था कि लोकतंत्र और कुछ नहीं बल्कि सड़क कूटने वाला यंत्र मात्र है, जिस पर चढ़कर पूंजीपति सर्वहारा वर्ग की हड्डी पसली चकनाचूर करता रहता है। इस प्रणाली में नौकरशाही का बोलबाला रहता है और जो सत्ताधीश है अपार शक्ति संपन्न होता है। मतभेद की कहीं कोई जगह नहीं होती, यानी जो उसने कहा वही आदेश है। तो शक्ति के आधार पर राजनीतिक मतैक्य पाया जाता है। डेविस और लेविस ने कहा है कि इन तत्वों के परिणाम स्वरूप इन देशों में जो संस्कृति पाई जाती है वो देखने में सामंजस्यकारी है, लेकिन उनका जो सामंजस्य है वो बनावटी है। राजनीतिक संस्कृति के भाग, आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक घटनाओं के प्रति व्यक्ति का जो नजरिया है वो कुछ तत्वों पर टिका हुआ होता है। इन्हें आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के चर यानी वेरिएबल्स कहा है और इसके 3 भाग बताए हैं। जैसे ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, इसमें इस बात को परखा जाता है कि राजनीतिक वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर व्यक्ति कितना और किस प्रकार का ज्ञान रखता है।
यह ज्ञान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही सूरतों में ये व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। भावात्मक अभिमुखीकरण यानी कितना लगाव रखता है व्यक्ति या नहीं रखता है राजनीतिक गतिविधियों के प्रति। अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर ही वो सक्रिय होता है या राजनीतिक व्यवस्था से उदासीन होता है। मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण यानी किस तरह से वो इवैल्यूएट करता है। तो राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न गतिविधियों का व्यक्ति मूल्यांकन करता है। ये उसका जो मूल्यांकन है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसी के आधार पर वो भाग लेने या न लेने का निश्चय करता है। राजनीतिक संस्कृति अवधारणा का मूल्यांकन, इसमें कमियां क्या हैं और क्या विशेषताएं हैं। तो पहली यह है कि एक अस्पष्ट धारणा है। इसकी परिभाषा के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कोई इसे राजनीतिक शैली कहता है, कोई इसे पर्यावरण कहता है। दूसरी कमी है कि पुराना विचार है और नया नाम है। तो इस शब्द को नए लेखक नया विचार मानते हैं भले ही, लेकिन वास्तव में ये एक पुराना विचार है और एक पुरानी अवधारणा। तो इन आलोचनाओं के बावजूद राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संस्कृति समाज की जो गतिशीलता है उसको समझने में मददगार है। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने में भी ये सहायक है और लोगों के व्यवहार और धारणाओं के अध्ययन में भी ये सहायक है। तो थैंक यू।